वो लोग जो रूहानियत के मुकद्दस नाम को ढाल बनाकर मुआशरे की कमजोरियों का कारोबार करते हैं। आमिल नहीं, ये दरअसल वो किरदार हैं जो उम्मीद बेचते हैं और बदले में इज्जतें, एतमाद और पैसे लूटते हैं। थाना सिटी पाकपतन की हदूद में ऐसे ही एक जेली और ढोंगी आमिल के बारे में टीम खोज को इत्तला मिली, जो तावीज के नाम पे ड्रामा करता था, अमलियात के नाम पे फरेब रचाता था और रूहानी इलाज के बहाने लोगों को तन्हाई में बुलाने की कोशिश करता था। हमें मिलने वाली रिकॉर्डिंग्स में ये जेली आमिल ना सिर्फ खवातीन को उनके घर बसाने के लिए सब्ज बाग दिखाकर उनसे पैसों की डिमांड करता था, बल्कि उनको तन्हाई में मिलने की ऑफर भी करता था। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि खतरनाक रुझान की निशानदेही है, जहां धोखा देने वाले रूहानियत का लिबादा ओढ़कर मुआशरे के एतमाद को नोचते हैं। ये ढोंगी और जेली आमिल इस खातून को घर बसाने के नाम पर किस तरह अपने मखसूस अंदाज में बार बार तन्हाई में मिलने और उसकी ख्वाहिशात पूरी करने समेत किस तरह से पैसों का मुतालबा करता रहा, इस ऑडियो में मुलाहिजा फरमाएं। और फिर घर के पीछे तो बड़ा बड़ा कुछ करना पै जाता है। बिल्कुल एक थोड़ा प्यार हैगा, प्यार पीछे तो बड़ा कुछ खर्च करने वाले। सुबह टाइम ना थोड़ी कोशिश यो करेंगे 6 बजे निकल आवे। ठीक हो ਉਹ ਖੂਨ ਫਿਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮ ਗਿਆ जी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਜਾਫਰਾਨ ਸੁਣੇ? जाफरान ਹਾਂ हाँ जी ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ। देखिया होया ਕੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? जाफरान रत्तियां रत्तियां जिंज डंडलियां जी हुंदियां ने, ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। रत्तियां रत्तियां बरीक बरीक इंज नहीं हुंदे तीले झाड़ू ते ਹਾਂ उंज हुंदियां ने। ਉਹ ਜਾਫਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। अच्छा और केड़ा? ਹਾਂ ਜੈਨਮਨ ਜਾਨਫਰਾ ਲੈਣਾ ਬਾ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਹੈ। ओ कित्थों लब्बे दा हुन? ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਪਤਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੇਚਣੇ। पहले आजे मैं थानू पैसे दे दियां दी 10 तरीक नूं। मैं लेना ही लेना 75,000 रुपया। हुन अगे तो मैं आखिर 50 लेना, हुन 75 तो 75 ही लेना। कल्ले जो हाँ और कोई डर डोर जी कोई डर लगता जो? नहीं नहीं है नहीं नहीं डर किस चीज का होना। डरना नहीं था। नाज़रीन, टीम खोज इस वक्त उस मुतासरा बच्ची के साथ मौजूद है, वो मुकद्दस जिसको उस ढोंगी बाबे ने अपनी बातों में वर्गलाया और इसको इसके शोहर के साथ सुलह के नाम पे झांसा दिया, अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। उसी मुतासरा से ही बात कर लेते हैं, आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से उस शख्स ने काले इल्म के नाम पे इस बच्ची को वर्गलाने की कोशिश की और फिर क्या हुआ था। मुकद्दस से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस। वालेकुम अस्सलाम। मुकद्दस, हमारे नाज़रीन को बताइएगा क्या हुआ था, किस तरह से इस ढोंगी बाबे से आपका राब्ता हुआ और फिर सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? इसने पहले 27 तारीख को हमें कॉल की थी, तब मेरी मदर ने बात की थी। तो हमें जब इस पे शक होने लगा, ये शुरू दिन से मुझे कहता था कि आपने अकेली आना है। फिर हमने टीम खोज से रब्ता किया कि इस तरह एक ढोंगी बाबा है जो हमसे इस तरह बातें कर रहा है। 29 को मैं इधर अकेली आई, उसने कहा कि तुमने अकेली आना, लेकिन मेरे साथ मेरी अम्मी और मेरे अब्बू थे और वो मेरे साथ आए थे। उसने मुझे कहा तुमने अकेली फाटक पे उतरना है और अकेली आना, लाहौर से भी अकेली आना। मैंने कहा ठीक है। मैं उधर लाहौर से अकेली आई हूँ और जब मैं उस फाटक पे पहुंची हूँ तो उधर से उसने मुझे रिश्के में बिठाया आगे वाली सीट पे। जब वो मेरे साथ रिश्के में बैठा है तो तभी मुझे शक हो गया था कि ये इस तरह का, उसने काफ़ी कस्में उठाई थी, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझता हूँ, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ उसने कहा। मुझे इतबार हो गया। जब हम उधर गए बाबा फरीद दरबार के पास गए तो उधर कोई कमरा था, उधर लेके चला गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कहने लगा कि मैं ना काले इल्म का जादू करने लगा हूँ, मैं उल्लू का खून लेके आया हूँ 25,000 का। तो उसने मुझसे पैसे लिए, पैसे लेके नीचे गया है, पता नहीं नीचे किसको दिए किसको नहीं। तो फिर ऊपर आया, ऊपर वो सुरंज में खून था। जब आपको उस कमरे पे लेके गया है, जी जी वो जो आप बता रहे हैं कि किसी बाजार के अंदर या जहाँ हाँ पे जी। भी था, तो वहां पे उस वक्त कोई और भी मौजूद था? नहीं, कोई और नहीं था। वो ऊपर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी थी, ऊपर कमरा था, नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कमरे में जाना हाँ था? जी। अच्छा। नीचे घर था और घर के नीचे दुकान थी, वो किसका किराना। घर था?
वो पता नहीं किसका घर था। उस मैं घर के अंदर से गुजरे आप? हाँ जी, उस दुकान के अंदर से सीढ़ियाँ खुफिया जा रही थी, ऊपर मुझे वहां पे कोई नहीं बैठा था जब आप नहीं, लोग जा रहे थे तो? नहीं वहाँ पे वो दुकान पे अंकल बैठा हुआ था, ठीक है। उसने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहे? नहीं, मेरे जाने से पहले उसने इससे कोई राब्ता कर लिया था, कॉल पे बात कर रहा था कि 7,000 में मेरा काम हो जाएगा, मैं आपको 7,000 रुपया दे दूंगा। तब मुझ पे इस पे शक हो गया, ठीक है। जब मुझे अपने कमरे में ये लेके, कॉल किसको कर रहा था 7,000 की? ये उसी आदमी को कर रहा था कि मैं रेंट दूंगा 7,000। यानी ये रूम उसने बुक करवाया हाँ था जी। 7,000 में? अच्छा। तो जब मुझे वो ऊपर लेके दिख गया है रूम में, उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। काले वो उल्लू का खून था उसके पास इंजेक्शन में भरा हुआ। मुझे कहता है कि जी मैं अब पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आपने डरना नहीं, घबराना नहीं, जैसे जैसे जिन कहेंगे आपने वैसे करना है, अगर आप अपने मियाँ को चाहती हैं, अपना घर बसाना चाहती हैं। मैंने कहा ठीक है। जब उसने पढ़ना शुरू किया, वो कह रहा है कि मेरे भी जिन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपना कपड़े उतारो, मैंने आपके जिस्म में लिखना है खून से। आप मतलब आपसे कह रहा था कि अपने कपड़े उतारे? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने उसको कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करना चाहती। तो कहता नहीं वो जिन हमें नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने कहा पहुंचाने दो, जो भी नुकसान पहुंचाए दे। तो कहता मेरे इतने पैसे लगे हैं, बकायदा वो 25,000 मैंने खुद उसको दिया था। तो कहता नहीं आपने ऐसे करना है। मैं उधर से भागी हूँ, वॉशरूम जाने लगी हूँ, उसने मुझे खींचा है, मेरे कपड़े फट गए हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तो मैं वॉशरूम में भाग के गई हूँ, अंदर से मैंने कुंडी लगाई। और मुझे बताएं मुकद्दस, ये जाहिर है इसकी आपसे बात होती रही और जी जब हमारे साथ आपका राब्ता हुआ, जी आपने हमें सारी सिचुएशन बताई, जी तो जी उसके बाद हमने आपसे कहा कि हम इसको इंशाल्लाह पकड़ेंगे जी और आपकी इज्जत भी महफूज बनाएंगे, इसको बिल्कुल। कभी भी इसके इस गंदे मकसद में कामयाब नहीं होने जी देंगे। जी मुझे बताएं ये क्या कहता था आपको कि क्या इस तरह के इससे पहले भी ये कोई काम करता था जी या जी कभी इसने कोई बात आपके साथ शेयर की थी? जी मुझे कहता था मैं वकील भी रह चुका हूँ, मैं काले इलम के मैंने काफी लोगों को करके दिए हैं। अभी भी मैंने किसी घर का करना था, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि स्पेशल आप लाहौर से आ रही हैं, मैंने आपका काम करना, आपने उधर से भी अकेली आना, इधर भी अकेली आना है, किसी से कोई राब्ता नहीं रखना, मोबाइल भी बंद कर देना है। मैंने इसके सामने मोबाइल साइलेंट पे लगाया हुआ। जब मैं उधर पहुंची हूँ तो मुझे कहता अपना मोबाइल और वॉलेट उधर साइड पे रख दो। तो जब उसने मुझे इस तरह कहा ना कि मैं अब जिन मेरे भी आएंगे, जिन जो भी कहेंगे आपने वैसा ही करना है, तो मैंने कहा ठीक है। जब उसने पढ़ना शुरू किया, 2-3 मिनट पढ़े हैं, मेरे पे फूंक मारा है। पता नहीं वो कोई गंदी सी सुपारी भी खा रहा था, पता नहीं नशा करता था क्या था, उसके मुंह से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। जब उसने मेरे पे फूंक मारा तो मुझे कहता अपने कपड़े उतारो, पहले कहता अपनी चादर और जैकेट उतारो। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा अपने कपड़े उतारो, मैंने आपके जिस्म के ऊपर ये उल्लू के खून से लिखना इंजेक्शन में वो बकायदा भरा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं। जब उसने मुझे कहा नहीं वो जिन नाराज हो जाएंगे, आपका फिर काम नहीं होएगा, आपका घर भी नहीं बसेगा। मैंने कहा नहीं, मेरा घर बसे या ना बसे, मैंने ये काम नहीं करना। जब मैं उधर से उठने लगी, उसने मुझे खींचा और जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं भाग के वॉशरूम में गई, अटैच वॉशरूम था कमरे में, उधर भाग के वॉशरूम में गई हूँ, अंदर से मैंने लॉक लगा लिया। पता इसने जाहिर है आपकी फोन पे भी बात होती रही, जी इसने बताया था कि ये बाकी खवातीन को किस तरह से वर्गलाता है और किस तरह से दम करता है? कभी कॉल पे इसने बताया था आपको? मुझे इसने यही कहा था कि मैंने 2 औरतों को भी ऐसे ही किया था। अब मैं ना उसको, मैंने फर्स्ट टाइम पे उसने कॉल की, एक रॉन्ग नंबर पे कॉल आती है और मुझे वो अपनी फैमिली इशू के बारे में बता रहा है बकायदा। वो जो मुझे बातें बताता था वैसा ही मेरा फैमिली इशू चल रहा था। तो मुझे एक तरफ से उसने इतबार भी होने लग गया, दूसरी तरफ में दिल में एक जैसे इंसान को खौफ होना शुरू हो जाता है कि दिल में महसूस होता है कि मेरे साथ गलत होने लगा। शक इस पे तब हुआ था जब इसने कहा कि आपने अकेली आना, आपके साथ कोई भी नहीं हो आना। अच्छा मुकद्दस, क्या कहना चाहेंगी उन बहनों को, उन बेटियों को जो अपने औलाद के नाम पे और अपने घर बसाने की खातिर ऐसे ढोंगी बाबों के पास चली जाती हैं और फिर उनकी हवस का निशाना बन जाती हैं, उनसे अपने पैसे जो हैं वो भी लुटवा बैठती हैं, अपनी इज्जतें जो है वो भी लुटवा देती हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगी उन खवातीन को? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने शौहर की और अपने बीच की कभी भी लड़ाई झगड़ा या किसी को ना बताएं, बाकायदा अपने शौहर की खिदमत करें, वो नाराज होने का आपको मौका ही ना दे। दूसरी बात ये है, औलाद अल्लाह के हाथ में है, ना वो तवीज़ धागों से आनी है, ना ही वो किसी और चीज़ से आनी है। जब अल्लाह की मर्जी होएगी वो देगा। और ये इन तवीज़ धागों पे और ये जायली पीरों से या जो भी आपके पीर हैं उन पे यकीन नहीं करना चाहिए। अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करनी चाहिए।
ये अब मुलजिम पकड़ा जा चुका है, इसको सजा क्या मिलनी चाहिए, आप क्या समझती है, क्या होना चाहिए इसके साथ कि आइंदा जो खवातीन है वो इससे बच सके? मैं यही कहना चाहूँ कि किसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बाकायदा ये किसी की बेटी या किसी की बहन या किसी की माँ के बारे आंख उठा के भी ना देखे। ये क्या इसके जैसे क्या बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे मुल्क में। मैं यही पैगाम दूंगी कि अपनी बेटियों को और बहनों पे आंख रखें, उनको मोबाइल तक भी ना दें, ताकि वो ना किसी की झांसे में आए, ना घर से भागे और ना ही किसी जाली पीर से या किसी से राब्ता होए, ऐसे लोगों का निशाना ना बने। मैं ये कहना चाहूँ। हमारी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो सबकी माँ है, जी जी। और उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? मैं उन्हें यही कहना चाहूँ कि जो वो मुल्क के लिए कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा करें जो अपनी बेटियों की, उनकी पे पास भी बेटियां हैं कि मुल्क की बेटियां उनकी बेटियां, मुल्क की इज्जत उनकी इज्जत, वो उनके लिए इज्जत के लिए कोई ऐसा सोचें कि कोई भी उनकी इज्जत को नुकसान ना पहुँचा पाए। जो ये जैली पीर और ये नशा वगैरह जो लोग हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि किसी की बेटी बाहर भी निकले, अकेली भी जा सके, महफूज होके जा सके। नाज़रीन, मुकद्दस आज जिस तरह से अपने मुआशरे में खवातीन को एक पैगाम दे रही है कि इन जेली आमलों के पास जाने की बजाय अगर वो अपने शोहर की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, तो ये नौबत ही ना आए इन जेली आमलों के पास जाने की। मुतासरा फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, वो माँ और बाप मौजूद है। उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से ये ढोंगी आमिल जो है वो बेनकाब हुआ और फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। मुतासरा माँ और बाप से भी जान लेते हैं उस दिन हुआ क्या था, किस तरह से इसने बुलवाया और फिर वहाँ पर क्या मनाजिर थे। मुतासरा माँ से ही बात। मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है और वो माँ जिसको वो ढोंगी आमिल बातों में वर्गलाता रहा, इसको कहानियां सुनाता रहा, उसकी बेटी की सुलह करवाने के नाम पे इसको तरह तरह के सब्ज बाग दिखाता रहा। उसी माँ से ही बात कर लेते हैं, क्या कहा था उसने और किस तरह ये लोग उसकी बातों में आ गए। उसी माँ से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम भाई। बाजी क्या नाम है? नजीरा बीबी। कहाँ रहते हैं? पाकपतन। पाकपतन में कौन सा गांव है, कहाँ पे रहते हैं, घर कहाँ पे? स्कीम 7 मरले। 7 मरला स्कीम में घर है आपका? हाँ जी। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बस दिहाड़ी दप्पा जो होंदा वही करीदा है। मेहनत मजदूरी करते हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटे हैं बेटियां? 3 बेटे ने 2 बेटियां ने। कितनी उम्र है? कोई 12 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 13 साल का है। बड़ी बेटी जो है वो 19 साल की है, जिसकी शादी हुई है। ये जो मुकद्दस है, हाँ जी, इसकी 19 साल उम्र है। हाँ जी। शादी कब की थी? शादी हो गए 6 साल। आपका वो जो दामाद है वो क्या करता है? वो वेल्डिंग का काम करता है। शादी आप लोगों ने हंसी खुशी की होगी, जाहिर है उन्होंने रिश्ता मांगा होगा, पूरी रस्म रिवाज के साथ शादी की होगी। हाँ जी, उन्होंने रिश्ता मांगा था और हमने दे दिया, तो शादी हो गई। बच्ची अपने घर खुश हैगी सी, थोड़ा को मसला बनया सी, बच्ची रोस्ते आ गई सी। अपने शोहर के साथ लड़ाई? हाँ हुई? जी, अपने शोहर के साथ लड़ाई हुई सी, मेरे पास आ गई सी। अच्छा, कितने दिन हो गए थे उस लड़ाई को? महीना चलता पिया सी। 1 माह से ज्यादा दिन हो गए? हाँ जी। और अब वो आपकी जो बेटी है मुकद्दस, वो आपके पास रह रही थी? हाँ जी, मेरे पास। अच्छा, तो ये जो आमिल है ये किस तरह से आपको मिला, इसने क्या कहा, कहानी कैसे शुरू हुई? कोई तवीत धागा करता सी, कोई काले इलम दा करता सी। इसका नाम हैगा सी मुस्ताक। तो काले इलम दा करदा सी, सानू भी पता सी कि काले इलम दा करदा सी, पर सानू ये नहीं पता सी कि की करदा सी। अच्छा, ठीक है, सानू बहुत ज्यादा दिन हो गए सी, सानू कहता सी कि तुसी तेरी बेटी है तो मेरी भी बेटी है, मेरे को आओ, ये कर देवांगा, वो कर देवांगा, उल्लू दा खून ले आवांगा, और दूसरे दी उल्लू दी चरबी ले आवांगा, बूटी जी है कोई वो ले आवांगा, मैं पढ़ाई करांगा, मैं काम कर देवांगा, और उनके सहुरे उनके कदमी लग जावणगे। ठीक है, ते अगर वो कुड़ी नहीं आ सकती तुसी आ जाओ। मैं क्या भी मेरा काम नहीं हैगा, बेटी दा घर वस जावे, मैनू और की चाहिदा है। उन्हें फिर कहा कि तुसी ओ अपनी बेटी अकेली नहीं भेजना, तुसी नहीं आवना। ठीक है, मैं अपनी बेटी ने भेज दिता सी, मेरी बेटी चली गई।
ਉਹਨੂੰ नहीं काला पता इल्म थी। करवाने के लिए काले इल्म कराने वास्ते मेरी बेटी चली गई। वो अपने आस्थाने पे ले गया था, हाँ जी, अपने कमरे में जिथे मतलब उनका जहाँ पे कमरा वो हैगा पहले सी, दम करता था। जिथे अल्लाह अल्लाह करदा सी, घर औरतां ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਤਾਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ। मतलब वो कह रहा था कि मेरे अंदर हवाई चीजें आ गई हाँ, हैं, मेरे अंदर हवाई चीजें जिन्नात आ आई गए हैं। मुझ में। हाँ अच्छा। जी, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਆਮਣੂ ਸਾਹਮਣੂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਖੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਖੀ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ, ਉਤਰੀ ਜੈਕਟ ਸਾਰੀ ਫਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਬੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਖੀ ਪਵਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੱਕਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਆਈ। ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ वाशरूम वहीं पे था? हाँ जी, वाशरूम उधर ही था? हाँ जी, वाशरूम साथ ही था। ठीक है। ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਖੜਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਣਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ वाले आए, पुलिस वाले फिर ਉਹਨੂੰ पकड़ ते ले गए। ये कितने अरसा पहले से आपसे राब्ते में था? 3 दिन हो गए सी। 3 दिन से ये आपसे राब्ता कर रहा था? हाँ जी। इसने कोई पैसे वैसे भी लिए थे? ना मैं आधी बेटी ਨੂੰ 30,000 रुपया ਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾ ਸੀ। ये मांग रहा था पैसे? हाँ जी, कितने मांग रहा था? 25,000। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 25,000 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ये ਹੈਗੀ ਸੀ। 25,000 किस चीज का लिया था इसने? ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਲੂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਰਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੂਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚਰਬੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚਰਬੀ ਉੱਲੂ ਦੇ ਭਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੀ ਸੂਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। सुअर की? ਉਹ ਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉੱਲੂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੂਟੀ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਬੂਟੀ ਮੈਂ ਲਿਆਵਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 25,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਸ ਉਹਨੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आपने, जाहिर बात है ये कोई बाहर का नहीं था, आपके इलाके का ही रिहायशी है। हाँ जिस जी। तरह आप बता रहे हैं कि वो पहले लोग इससे तवीज धागे पहले भी हाँ लेते जी, हैं, पहले और भी खवातीन उनके जाती है इसके पास। इसके बारे में पूछा नहीं है कि इसका किरदार किस तरह का था? ये पहले कितनी खवातीन को इस तरह वर्गला चुका है? किसी से पूछा नहीं था आपने? नहीं, किसी से नहीं पूछा था, लेकिन ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਮੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ गलत बंदे नु पकड़ते। यानी ये कोई उसकी पहली खातून नहीं होगी, पहले भी वो कई इस तरह की सादलू खवातीन को अपनी हवस का निशाना बना चुका था। हाँ जी, बहुत ज्यादा गलत काम कर रहा। सानू उन्हें ये गल कीती भी सी कि मैं बड़ियां दे घर वसाए ने, मैं बड़े बड़े काम कीते ने, मैं काले इलम दा ही करना, मैं नूरी नहीं करना, मैं सिर्फ काले इलम दा करना, उनदे च गलत काम होंदे ने। अपनी जबान उन्हें खुद कहा सी कि असी फिर भी आखा भी चल ठीक है, वेखने आना तेन तू केड़े तू काले इलम दे करदा है। अच्छा मुझे बताएं, अब तो आपका मुलजिम गिरफ्तार भी हो चुका है। हाँ जी, पुलिस ने आपकी कॉल पे उसको गिरफ्तार कर लिया, सजा हाँ क्या होनी चाहिए इसको? ये जो इस तरह के लोग हैं जो मुआशरे के नासूर हैं, उसे सजा क्या मिलनी चाहिए? उसको सजा ही मिलनी कि सारी जिंदगी वो थाने च ही रवे, सारी जिंदगी उनकी उत्थे ही गुजर जाए, या इनू गोली मार देवन या इनू खत्म कर देवन। ऐ जे बंदे नू छड़ना नहीं चाहिए। लोकां दी धीआं बहनां दी इज्जतां लुटदा है, ये गलत काम करदा है। इहदे लई वेख ते और भी लोग उठी ते ये काम करनगे, लोकां दी धीआं बहनां खराब करदे ने, लोकां बहनां दी धीआं दी इज्जतां लुटदे ने, रुपईए कमांदे ने।
ठीक है, कोई माँ बाप गरीब होंदा है, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਵਣ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, सख्त तो सख्त इन्हें सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, ये वो माँ है जिसकी बेटी के साथ उस दरिंदे ने अपनी हवस पूरी करने की कोशिश की और रंगे हाथों पकड़ा गया। इन्होंने तो हिम्मत की है कि मीडिया पे आके आज उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। और हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि यहाँ पे कई ऐसी सादा लू खवातीन होती हैं जिनकी इज्जतों के साथ इस तरह के डोंगी बाबे हर गली मोहल्ले में बैठे हुए उनकी इज्जतों से खेलते हुए नजर आते हैं। और उनकी तरफ से अपनी इज्जतें लुटवाने के बाद भी आवाज सिर्फ इसलिए नहीं उठाई जाती ताकि वो उस मुआशरे में रह सके और लोग उन पर बातें ना करें। लोगों के डर से अपनी इज्जतें गंवाने के बाद भी कई खवातीन खामोश हैं, आवाज नहीं उठा पाती। उस वालिद से भी बात कर लेते हैं। ये मौके पे पहुंचे थे, इन्होंने क्या देखा था उस दिन और किस तरह से वो वर्गलाता रहा। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अल्लाह अल्लाह साहब, वो बच्ची मुकद्दस आपकी क्या लगती है, बेटी है? जी बेटी है। मुझे बताएं, ये जो जेली आमिल है जी, किस तरह से आप लोग इसकी बातों में आ गए? इसको पहले जानते नहीं थे आप कि ये इस तरह का 2 नंबर शख्स है और ये तो सिर्फ वर्गला के इज्जतों से खेलता है, आपको नहीं पता था? नहीं सर, हमें इस चीज़ का नहीं इल्म था। इतना इल्म था कि ये पहले तवीज़ धागा काले इल्म का सुनते थे कि ये काले इल्म का तवीज़ देता है। अच्छा, तो हमें जिस नज़रिए पर ये पहुंचा है ना, इसका इल्म नहीं था कि ये इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा या क्या इसके आगे सिस्टम है। तो जब इन्होंने मेरे से बात की कि ऐसे ऐसे बात है, तो मैं लाहौर से इधर आया हुआ था। मैं भी वहाँ मौके पे पहुँच गया था जब मुझे कॉल की। ठीक है। तो मेरे साथ एक मेरा दो कज़न है, वो भी गया था। ये कहता क्या था, कहानी क्या सुनाता था? कहानी यही सुनाता था कि मैं पीर हूँ, ठीक है, मैं काले इल्म का तवीज़ दूंगा और आपकी बेटी का घर बन जाएगा, ठीक है। और मेरे कुछ मामला चल रहे थे, तो वो कह रहा था आपके भी ये सारे, मैं इनको बता रहा था कि आपके सब सेट हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो जब हम वहाँ मौके पे पहुंचे हैं ना, तो वो बेटी को ले गया वहाँ पे जहाँ पे वो अपने आस्थाने पे तवीज़ धागा देता था। हमें नहीं पता वो कौन सी जगह है, हमने उसका बैकअप किया है। तो वहाँ पे जाके जो मैंने देखा है ना, शायद मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी बाप हो चाहे किसी का भी हो, शायद ना बर्दाश्त, बहुत हिम्मत से हमने इसका सामना किया है और लोगों का प्रेशर भी है। अब जो उसके पीछे वाले लोग हैं, उसका वालिद है, उसकी वालदा हैं, उसके ये पीर के वो हमें धमका भी रहे हैं। क्या कहते? वो कह रहे हैं कि हम जो इसकी सिस्टर है उसको कह रहे हैं, और इसके भाई पे जो इसकी बेटी का, हमारी बेटी का मियाँ, उसको कह रहे हैं कि हम आप पे भी पर्चा करवाएंगे, या तो हमारा जो बेटा उसको छुड़वाएं आप, नहीं तो हम आपके ऊपर भी FIR देंगे। किस चीज की FIR आप? ये हमें नहीं पता, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, इस बात पे वो अदालत में भी हमारे पास आए थे, जी हमें माफ़ी दे दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन ये सब की जो माएँ बहनें हैं, सबकी इज्जत एक जैसी है। अब हमने तो हिम्मत की है, हमें भी लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने यही कहा है कि आप ना चुप कर जाएं, आप ऐसे हो जाएंगे, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हमने यही कहा है कि नहीं, हमने ये बात जो हुई है ये गलत है, और जो गलत पीर हैं ऐसे उसको हम पीर नहीं कह सकते, ये ढोंगी है। हाँ, ये इस मुआशरे के नासूर हैं। अगर इनका तदारुक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में और खतरनाक और पता नहीं कितनी की बच्चियों की जिंदगी, औरतों की जिंदगी के साथ ये खेलेंगे। मैं तो यही कहूंगा, मेरी दरख्वास्त है कि इससे पहले जब आपकी बेटी इसके पास जा रही थी जी, ये आपकी बीवी को भी बुलाता रहा? जी हाँ, इससे भी बात होती, मेरे साथ इनके साथ बात हो रही थी कि आप पहले आए अकेले, आप पे इन्हें बुला के क्या करना था? ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब जो बेटी के साथ उसने किया, इसके साथ भी यही मतलब अमल के नाम पे बुला रहा था कि अमल के नाम पे बुला रहा कि आप आए। जब इसने कहा घर तो मेरी बेटी का है,
तो उसने कहा कि आप बेटी को भेजें, आप बेशक बाद में आ जाए, पहले बेटी को भेजें, आप बाद में आ जाना, और आपने आना जरूर है। क्या कहना चाहेंगे उन वालदैन को जो इस तरह की अपनी बेटियों के, जाहिर है आप वालदैन हैं दोनों जी। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। ऐसी हालत में जब आपकी एक बेटी घर से अपने शोहर के साथ मामूली तलक कलामी या लड़ाई पे आप लोगों के पास आई हुई है और उसकी हवस का निशाना बनते बनते बच गई, जी। ये तो आप लोगों की हिम्मत है कि आपने उसको रंगे हाथों पकड़ा और वो अपने उसका एक गंदा मकसद था उसमें कामयाब नहीं हुआ। उन वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह के ढोंगी बाबों के पास जाते हैं और खासतौर पर वो बच्चियों को लेके जाते हैं औलाद के नाम पे और अपने घर बसाने के नाम पे? कुछ कहना मैं चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी है, सब माएँ बहनें ऐसे जो होते हैं, पीर बनते हैं, 2 नंबरी करते हैं, गलत होते हैं, उनसे बचें। और खुद घर बैठकर ये जो बेटी आगे हम जिसकी शादी कर देते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि ये मसले ना आए। माँ बाप को ये फैसले खुद घर करने चाहिए कि हमारी बेटी इस रास्ते पे ना जाए, और अपनी बेटियों की, बहनों की इज्जत की हिफाजत करें और इनको कड़ी से कड़ी सजा दें। पुलिस ताउन कर रही है? जी, पुलिस तावन कर रही है, हमारे साथ पूरा तावन उन्होंने किया। जब 15 कॉल हमने की है तो वहीं से वो बरामद हो गया था। तो अभी तक तो हमारे साथ है, पुलिस पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे जो है वो हमारे पास ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें छुड़वा दें, गलती होगी माफ़ी दे दें, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये गलती नहीं है। सजा क्या होनी चाहिए उसको? सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि ऐसे इंसान को जो और भी कोई इस रास्ते पे होगे, ये नहीं कि ये एक ही हज़ारों होंगे, उनको भी खबर हो कि ये काम, इसकी सज़ा, ये इसको कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि इसकी आने वाली नस्ल भी इसको याद रखे। नाज़रीन आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको मजीद हकायक दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद जावेद मुबारक साहब जो हैं वो मौजूद हैं और इस केस के काउंसल भी हैं। ये जो एफआईआर हुई और उसके बाद अब तक यही डील कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं, एफआईआर जो हुई है इसमें लगाई जाने वाली दफात जो हैं वो काफ़ी हैं या फिर इसमें मजीद कुछ है जो भी बाकी है, लॉ क्या कहता है? जावेद मुबारक साहब से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा, ये आपकी एक जो है मुद्दइया है, एक एफआईआर होती है थाना सिटी पाकपतन में, जी जी, इसमें आप क्या देखते हैं? जो दफात हैं वो काफी हैं या फिर कुछ ऐसा है जो अभी बाकी है? कानून क्या कहता है? जी बिल्कुल इस तरह है कि ये जो जितनी भी इसमें दफात लगी हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, इसमें 376 पीपीसी और प्लस इसमें जो है पीपीसी 511 लगा है इसमें, ये बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा इसमें 420 जैसे कि उसने ट्रैप किया और इनसे जो है वो पैसे बटोरे, वो भी। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ जैसे कि ये एक जेली अमल है, एक ढोंगी पीर है, और जिस तरह हमारे क्या कहते हैं इसको, पार्लियामेंट में अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई है, उसमें ये जितने ब्लैक मैजिक और इस तरह के जितने भी ये जेली अमल है, उनके अगेंस्ट जो लॉ पास हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसमें 297 अकॉर्डिंग टू 297 पर्चे को आज़ाद करना चाहिए और ये जो दफात हैं ये भी इसके अंदर पुट करना चाहिए। मुझे बताएं, हम देखते हैं आप लोग भी, जाहिर बात है आप इस तरह के केस भी डील करते हैं, अक्सर आपके पास इस तरह की सादालू खवातीन आती होंगी। जी जी, ये लोग अक्सर गली मोहल्लों में और खासतौर पर जो देही इलाके हैं वहां पे बैठे हुए मिलते हैं। जी जी, और ये सादालू खवातीन को या तो फिर औलाद के नाम पे ट्रैप करते हैं या फिर उनके घर बसाने के नाम पे ट्रैप करते हैं। इनका मुश्किल हल आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो सका? क्योंकि ये कोई एक केस नहीं है, हम भी इस तरह के कई केस अपने नाजरीन के सामने रख चुके हैं और आप भी रोजमर्रा के आपके ये मामला चलते रहते हैं। होना क्या चाहिए जिससे खवातीन की इज्जतें भी महफूज रह सकें और ऐसे लोगों को इस मुआशरे से निकाला जा सके? जी एग्जैक्टली, आप एग्जैक्टली यू से राइट कि जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि इसके अंदर सादा लू जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्रैप होते हैं
उसमें द लेक ऑफ नॉलेज, उनको पता नहीं है। और फिर वो क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मोस्टली केसेस के अंदर ये देखा गया है कि डिफरेंट जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, वो आती हैं, उनके घर नहीं बस रहे, और इसके अलावा ये बच्चों का जो इशू होता है उसके अकॉर्डिंग, ये दरअसल एक हमारे माशरे में अवेयरनेस नहीं है। और ये हमारी सोसाइटी के ऐसे नासूर हैं जो कि हमारे डिफरेंट दही इलाकों के अंदर ये नासूर पाए जाते हैं, और इन्होंने अपने एक डेरे और इस तरह के इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है जहां पे ये ऐसे शरीफ लोगों को ये लूटते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू दैट कि जिस तरह पुलिस और डीपीओ साहब और एसएचओ साहब इसमें बहुत बेस्ट जो इनपुट कर रहे हैं, और उन्होंने इनका आई थिंक जो मुदई पार्टी है उसका बहुत जबरदस्त साथ दिया है, और हमारी जो लॉ फर्म है वो भी इनके साथ है, मैडम AR आशा और बाकी सब लोग हम इनके साथ हैं। आई होप सो दैट कि हम उस नासूर को और उस बीस्ट को उसके कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह हम पहुंचा के छोड़ेंगे। बिल्कुल जी, डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल चदर साहब की जो कारकर्दगी है वो तो काबिल तारीफ है। और इस केस में अगर हम बात करें तो जैसा इस मुदई फैमिली की तरफ से भी बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर रिस्पांस दिया गया और वो जो मुलजिम है, वो जो इस माशरे का नासूर है, उसको गिरफ्तार भी किया गया। आगे चलते हैं, पुलिस से ही बात कर लेते हैं, पुलिस क्या कहती है। के नाम पे धोखा, के नाम पे इस्तेहसाल और इलाज के नाम पे जुर्म। कहानी है थाना सिटी पाकपतन की हदूद सरगर्म में कैसे जेली आमिल की जो सादालू खवातीन को में फंसाता रहा। किस्मत बदलने के ख्वाब दिखाकर ये डोंगी आमिल ना सिर्फ भारी रकम रहा बल्कि खवातीन की इज्जतों से भी खेलता रहा। जब इस संगीन मामले की निशानदही टीम खोज तो हमने फौरी तौर पर डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल से डीपीओ पाकपतन ने तरह फौरी एक्शन लेते हुए कानून की बालादस्ती के लिए पाकपतन को हुक्म दिया कि मुलजिम को कटहरे में लाया जाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस जेली आमिल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक गिरफ्तार काफी है? क्या मुआशरे से ऐसे नासिर का खात्मा हो चुका है? हकीकत ये है कि जगह जगह ऐसे जेली आमिल मौजूद हैं जो अवाम को सब्ज कर न सिर्फ उनकी पूंजी लौटते हैं कि बाज़ौकात खवातीन की इज्जतों को भी पामाल करते हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम सिर्फ इदारों पर इन्हिसार न करें बल्कि बहसीयत मुआशरा अपनी जिम्मेदारी पहचाने और ऐसे अनासिर के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि जुर्म को ताकत देती है। नाज़रीन, हमेशा की तरह टीम खोज ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए माशरे में छुपे उस जिनसी भेड़िए को बेनकाब किया जो हवा की बेटियों की इज्जतों से खेलता था। आज हमने मुकम्मल सबूतों के साथ उस जेली आमिल को अपने नाज़रीन के सामने रखा जो औलाद और घर बसाने के नाम पे खवातीन की इज्जतों से खेलता है। आज के प्रोग्राम में हमने अपने नाज़रीन को ये सीख देने की कोशिश की कि खुदारा ऐसे जेली आमलों के पास जाने की बजाय अगर खवातीन अपने घर में मौजूद अपने शोहर की इज्जत करें तो उनके घर कभी उजड़े ही ना। इनकी दुकानें चमकाने के पीछे हमारी आवाम का हाथ होता है कि वो इन जेली आमलों की बातों में आकर ना सिर्फ अपने पैसे बल्कि अपनी इज्जतों से भी हाथ धो बैठते हैं। आज तक के लिए इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।